हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों ने 9th में काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है 9th में, आपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा है और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने डिस्कस किया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, इसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। इसकी वजह से इस बार कोविड-19 की वजह से इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, हम लोग को जो सिलेबस स्टार्ट किया गया है वो स्टार्ट किया गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। किससे? बोहर एटॉमिक मॉडल। तो उसको समझने के पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो वेव रेडिएशन होती है जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मींस ये बिना मीडियम के भी प्रोपागेट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस में कोई मीडियम तो है नहीं, ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, स्पेस में भी प्रोपागेट कर सकती है। ठीक, और इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। आप ये जानते हैं कि यूनिवर्स आपका 3 डायमेंशनली है, तो अगर आप देखें 3 डायमेंशन हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, दिस डायरेक्शन इज मींस इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन प्रोपगेशन किसकी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रोपेगेट करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इनकी जो प्रोपगेशन की स्पीड होती है वो स्पीड होती है c के बराबर। c आप जानते हैं कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, देखिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ होती क्या है? मान लीजिए, ठीक, एक वेव आपकी जब वेव स्टार्ट होती है इस टाइप से वेव चलती है। ठीक है, क्या होगी? इस टाइप से वेव चलेगी। ठीक, तो इसमें आपकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ यहां से स्टार्ट करके यहां से तक पहुंचेगी। मींस अगर हम लोग वेवलेंथ के लिए कहना चाहें तो ऐसे अगर एक वेव और जा रही है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, इसे कहते हैं क्रस्ट, ऐसे कहते हैं ट्रफ। इसे क्या कहते हैं? ट्रफ। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रफ। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वेव की, यही आपकी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। यही आपकी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। ओके, मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। या तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है, या तो दो ट्रफ के बीच की वेवलेंथ। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे हम लोग? लैम्डा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हम लोग अभी इसमें फार्मूले को भी देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूले हमारे पास पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और क्लियर लिख दे रहे हैं, क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर देखा जाए, इस पॉइंट में अगर देखा जाए, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल करेगी, 1 सेकंड में कितनी वेव पास होंगी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मींस कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स
ट्रेवल या फिर पासेस थ्रू a particular position in a second, is called frequency. ठीक है, इसको अभी तक आप लोग स्मॉल f से डिनोट करते आए हैं 10 तक, लेकिन अब हम लोग के पास एक नई क्वांटिटी आती है न्यू। इसे कहते हैं हम लोग न्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? न्यू से। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट या पोजीशन इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए ये आपका एक सेकंड में किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करती है या प्रोपागेट कराती है, और ये क्या होती है? आपकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका जो फॉर्मूला बन के आता है, अगर एक और एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं डिफिनेशन को, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपको पता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वही उसकी क्या कहलाती है? वेलोसिटी। वही क्या कहलाती है? वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक, अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन डिफिनेशन हो गई, एक लैम्डा, एक न्यू और एक ये v। ठीक है, v की। ठीक, अब फॉर्मूला क्या बन के आता है? v इक्वल्स टू n लैम्डा। v इक्वल्स टू n लैम्डा, n को आप कह सकते हो न्यू। v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक, अब यही हमारा क्या बन जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब यहां पर से आप चाहे जो निकाल लें, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसकी जगह आप लोग v क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो आप c अपॉन लैम्डा रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। न्यू इक्वल्स टू c लैम्डा, और अगर कोई दूसरी वेव है तो आप न्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा कर सकते हो। न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। चाहे आप लैम्डा की मान लीजिए, चाहे फ्रीक्वेंसी की मान लीजिए, चाहे तो आप वेलोसिटी की मान लीजिए, तीनों का इसी में से निकल जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या है कि एम्पलीट्यूड। ठीक, एम्पलीट्यूड होता क्या है? अगर कोई वेव हमारी प्रोपागेट कर रही है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट होगी और जो डेप्थ होगी वो एक बराबर होगी। मींस इट इज द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय द वेव is known as amplitude. Means
चाहे इट इज द मैक्सिमम हाइट और डेप्थ टेकन बाय द वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यही आप क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। जितना हाइट होगी वेव की उतनी ही डेप्थ होगी, मतलब मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ, यही आप क्या कहलाता है? किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक, चौथा आता है आपका वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यू बार। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। मींस इनवर्स ऑफ लैम्डा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर, जैसे हम लोग वेवलेंथ देखते हैं तो एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल कर गई, यही फ्रीक्वेंसी थी, तो वेव नंबर कितने नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर गई पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। इट इज द इनवर्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। अब लैम्डा की जो यूनिट होगी वही इनवर्स में इसकी यूनिट बनके आ जाती है। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है? अगर हम लोग इसमें 1 अपॉन लैम्डा करते हैं तो अगर न्यू बार रखा जाता है तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर वहां पर देखें v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा था, तो लैम्डा इक्वल्स टू v अपॉन न्यू, तो अब यही वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू c अपॉन न्यू। ठीक है, आप इससे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक, पांचवा हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, ठीक है, एक वेव को कंप्लीट ट्रेवल करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। मींस अगर वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वेव ऐसे ट्रेवल करते हुए जब यहां पर आएगी तो यहां पर पहुंचने में इसे जो समय लगेगा वही सब क्या होता है? टाइम पीरियड। मींस आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। और इसे आप लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड कैपिटल टी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। कैपिटल टी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। मींस ये इस तरह भी होता है कि न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल टी एंड न्यू। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं जिससे कि हम लोग और आसान हो जाए। और आसान हम लोग के लिए हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए ठीक, न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसके आई थिंक क्वेश्चन, हाँ हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन calculate the frequency of an X-ray having a wavelength of 1.5 into 10⁻⁻10 मीटर।
ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हमारा कैसे आएगा, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया हुआ है, एक्सरे जो ट्रेवल करती है वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। मींस हमारे पास जो v है वो उसने कह दिया है कि v दिस इक्वल टू c। ठीक है, c दिस इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, न्यू इक्वल टू व्हाट, v अपॉन लैम्डा। v अपॉन लैम्डा वैल्यू रखिए, v दिस इज इक्वल टू c, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻10 सब मीटर में ही है। इसको ऊपर लेकर जाइए, इसको कैलकुलेट करिए, क्या आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, दिस वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, तो क्या आएगा 18। और 18 क्या, सेकंड इनवर्स, क्या होगा, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहां पर आप लोग फॉर्मूले कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे आप उसको लगाएंगे, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक, अब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। टॉपिक है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको आप लोग उसमें पढ़ रखे हैं रदरफोर्ड मॉडल में, उसी तरह उसी से मिलता जुलता ये भी आपका है। इसमें पहला ये कहा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा या रिवॉल्व करेगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पूरा का पूरा मास क्या होगा, सेंटर्ड रहता है, पूरा का पूरा मास सेंटर्ड रहता है। ओके, ठीक है, और या इसकी साइज जो होगी वो सबसे कम होगी, क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। ठीक, इसकी साइज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ठीक, मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये किसमें प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में, और जिसकी वजह से टोटल मास कहां पर होगा, न्यूक्लियस में रहता है। टोटल मास कहां पर होगा, न्यूक्लियस में रहेगा। ठीक है, टोटल मास कहां रहेगा, न्यूक्लियस में। ओके, सेकंड इनका था, सेकंड में इन्होंने कहा था कि जो निगेटिव चार्ज होगा वो चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, ट्रेवल करता है। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा ऐसे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मींस इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से ये बैलेंस होगा और ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ये उस ऑर्बिट को छोड़ करके जल्दी नहीं जाएगा। ओके, ये इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बेटा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो इसमें प्रोटॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ढेर सारे ऑर्बिट होते हैं। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है तो लाइंस तो बहुत ढेर सारी होती हैं, इनफाइनाइट लाइन होती हैं। उन इनफाइनाइट लाइन में इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr is directly proportional to h upon 2 पाई। मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। ठीक है, h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा। उसी ऑर्बिट में ये ट्रेवल कर सकता है इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल हो। मींस ये रिलेशन mvr is equals to nh upon 2 pi where h is the Planck constant। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये केवल इसी में एप्लीकेबल है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी उसी ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है, अगर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी पा करके एक्साइट करके किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक, अब वहां पर वो कुछ देर रहने के बाद फिर एनर्जी लॉस करके फिर वो करेगा, अपने उसी ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी आप ही जानते हैं, स्मॉलेस्ट एनर्जी जब किसी ऑर्बिट की होगी उसको कहेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम के लिए रहता है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम के लिए रहता है उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाकर जिस स्टेट में जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ना गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक्साइट हो गया है। तो इसमें जो एनर्जी दी गई, अब जब एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप देख सकते हैं कि वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलती है, आपको स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके फॉर्म में ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक, ये आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स थे। क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर को। ठीक है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आपको दिए जाएंगे उसको आप सॉल्व करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।